पहले लोकसभा में और फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का दावा करके साफ संकेत दे दिया कि अपनी तीसरी जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने नेतृत्व में भाजपा के वो सारे राजनीतिक प्रयास करने को तैयार हैं जो चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए करना जरूरी होगा। 2 बार भारतीय लोकतंत्र के दोनों सबसे बड़े मंचों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए चुनौती भी है और एक तरीके से सियासी चेतावनी भी। अब प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए एक साथ आए इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत 26 दल और उनके नेता प्रधानमंत्री मोदी की इस विश्वास का या अति आत्मविश्वास का मुकाबला क्या लोकसभा चुनाव में उसी हौसले से कर पाएंगे जैसा अपने अपने राज्यों के विधानसभा चुनाव में दल करते आ रहे हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कई बार राज्य के विधानसभा चुनावों में भले ही परिणाम ना दे पाया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो हमेशा जनता से सीधा कनेक्ट करने में कामयाब होते हैं। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में संख्या बल की वजह से सरकार भारी पड़ी और मतदान में अपनी तय हार को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बीच में ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, अपनी लाज और साख बचाने की कोशिश की। इस अविश्वास प्रस्ताव में हुई बहस के दौरान जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर हमले किए, उससे यह तय हो गया है कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में मुकाबला सत्ताधारी एनडीए के आत्मविश्वास और विपक्षी इंडिया गठबंधन के हौसले के बीच होगा। सदन में बहस के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों और सवालों का जवाब देते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने संबोधन में कहा कि वो 2024 में तीसरी बार लगातार अपनी सरकार बनाएंगे और विपक्ष अगली बार साल 2028 में जब अविश्वास प्रस्ताव लाए तो पूरी तैयारी से लाए, कई लोगों ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास कहा, जो कि पूरे भाजपा को ही नहीं बल्कि एनडीए को भी ताकत देता है। वहीं अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद पहली बार लोकसभा में इस अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा को भारत माता पर हमला बताया और कई लोगों ने कहा कि राहुल गांधी का हौसला है कि राष्ट्रवाद की वो पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जिस पर अब तक बीजेपी खुलकर सियासी पारियां खेलती है। राहुल गांधी का यह हौसला अकेला उनका हौसला नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समेत उन सभी 26 दलों का भी है जो पूरे देश में इस वक्त अकेले भाजपा से टक्कर लेने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए वो एक गठबंधन बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि 55 सालों तक देश पर राज कर चुकी कांग्रेस भले ही अखिल भारतीय दल हो, लेकिन अकेले वो भी आज भाजपा से नहीं भिड़ सकती। इसलिए एक तरफ सत्ताधारी भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है जिसके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत और लोकप्रिय नेता है, 24 घंटे की राजनीति करने वाले अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसा बड़ा संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषांगिक संगठनों का पूरा तंत्र है, समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज है, 9 साल से भी ज्यादा केंद्रीय सत्ता का बल है, संसाधन और केंद्र सरकार की ढेर सारी उपलब्धियां हैं। इन कारणों से भाजपा और एनडीए को वो आत्मविश्वास मिलता है जिससे वो तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। तो इसके उलट देखा जाए तो कांग्रेस के साथ आ चुके 26 क्षेत्रीय दलों का नवोदित गठबंधन है जिसे इंडिया नाम देकर इस गठबंधन ने भाजपा के राष्ट्रवाद के मुकाबले अपनी देशभक्ति को खड़ा करने का हौसला दिखाया है। इस गठबंधन में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस है जिसे लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चुनावी जीत हासिल की है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है जिसने दिल्ली में 3 बार अपनी फतह का झंडा लहराया है और पंजाब में तूफानी जीत भी वो दर्ज करके सत्ता पर काबिज है। दक्षिण में एमके स्टालिन की द्रमुक है जिसने न सिर्फ विधानसभा चुनावों में भाजपा की सहयोगी अन्ना द्रमुक को शिकस्त दी बल्कि उसके पहले 2019 के लोकसभा चुनावों में भी तमिलनाडु में एनडीए के विजय रथ को रोका था। बिहार में मंडल की राजनीति के गर्भ से निकले लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के आरजेडी और जेडीयू हैं जिन्होंने मिलकर 2015 में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजय अभियान को रोका था जो कि विधानसभा चुनावों में लगातार जारी दिखाई दे रहा था। महाराष्ट्र की राजनीति के दोनों दिग्गज शरद पवार और उद्धव बालासाहब ठाकरे हैं इस इंडिया गठबंधन में जिन्होंने राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन के खिलाफ महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी की धुरी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की किसान और पिछड़ा अल्पसंख्यक राजनीति के मसीहा चौधरी चरण सिंह के दोनों वारिस अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल और मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के युवा कर्णधार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन की ताकत है। इसके अलावा इस गठबंधन में कई छोटे छोटे दल हैं जिनका कई राज्यों में अपना प्रभाव है।
अपने अपने क्षेत्रों में तो ये दल भाजपा और एनडीए से लड़ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के साथ मिलकर मुकाबला करने की तैयारी में क्या ये दल हैं, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोकसभा चुनावों के पास आते या चुनावों के दौरान ही मिल सकता है। इस वक्त इनका इरादा ही इनका हौसला है, जो 2024 के चुनावी कुरुक्षेत्र में इनकी ताकत बन सकता है। अगर ये सभी दल आपस में एकजुट रहे और सही तरीके से सीटों का बंटवारा कर सके तो फिर शायद इन्हें कुछ सफलता मिले। पिछले दिनों के सियासी घटनाक्रम भी इसका संकेत है कि चाहे साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर अगले साल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों की, कांग्रेस समेत 26 दलों के नए गठबंधन के जन्म से लेकर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्तगी और फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनकी सजा पर रोक और संसद सदस्यता की बहाली से लेकर मणिपुर की हिंसा को लेकर सदन में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को घेराबंदी करने के लिए लाए गए अविश्वास प्रस्ताव तक, विपक्षी इंडिया गठबंधन ने जो एकता और आक्रामकता दिखाई है उसने सत्ताधारी एनडीए को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा और एनडीए के हर छोटे बड़े नेता ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। पहले तो सत्ता पक्ष को भरोसा नहीं था कि विपक्षी दल कभी व्यवहारिक रूप से एकजुट हो सकते हैं, लेकिन जो 2 बैठकें हो गई उसके बाद कहा जाता है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये कहा जाता था कि ये तो कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जब पटना में ये सभी दल एक बैठक में आ गए और अरविंद केजरीवाल का जो एक रुख देखने को मिला तो लोगों ने कहा कि अब वो नहीं मानेंगे, क्योंकि दिल्ली सेवा विधेयक पर कांग्रेस उनका साथ नहीं दे रही। बेंगलुरु बैठक के बाद जिस तरह से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी दल संसद में उन्होंने आम आदमी पार्टी का साथ दिया, उससे एकजुटता को और मजबूती मिली। अब अगली बैठक 31 अगस्त को मुंबई में शुरू होनी है और शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की संयुक्त मेजबानी में बैठक होने वाली है। संसद सत्र के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर जो एकता इंडिया गठबंधन में दिखी और अविश्वास प्रस्ताव में भी जिन्होंने आपस में मिलकर सत्ता दल को कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम किया, विपक्षी दलों की इस एकजुटता से एनडीए को फिर से सक्रिय करने की जरूरत आती दिखाई दी। और पिछले दिनों हमने देखा कि जिस दिन बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही थी, उसी दिन दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के 26 दलों के मुकाबले दिल्ली में एनडीए के 38 दलों का गठबंधन पेश किया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई। अब जब 2024 की चुनावी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया को लेकर आमतौर पर 2 ध्रुवीय होती दिखाई दे रही है, तो इनकी ताकत और कमजोरी पर भी एक नजर डालनी चाहिए। एनडीए की ताकत जिसका जिक्र पहले ही हो चुका है, उसके अलावा आने वाले कुछ दिनों में ऐसे घटनाक्रम हैं जिससे भाजपा और एनडीए को भरोसा है कि 2024 के लिए उनके पक्ष में माहौल बन जाएगा। भाजपा के नेताओं के मुताबिक पहली चीज जो होगी वो है सितंबर में होने वाला G20 देशों का शिखर सम्मेलन, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वैश्विक छवि को पेश करेगा, जिसके सामने विपक्ष के सारे नेता कहीं ना कहीं अपने कद में छोटे साबित हो जाएंगे। उस वक्त देश के साथ साथ विदेश का मीडिया भी भारत पर ध्यान दे रहा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वैश्विक नेता वाली, सबको एक करने वाली छवि भी लोगों को दिखाई देगी। दूसरा बड़ा आयोजन होगा अगले साल जनवरी में, जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह होगा। कोर्ट के आदेश पर भले ही राम मंदिर बन रहा हो, लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने राम मंदिर को अपनी सियासत में शामिल रखा था, वो उस एजेंडे पर खुलकर बोलते थे। आम चुनावों से सिर्फ 3 महीने पहले होने वाला यह आयोजन पूरे देश को राममय कर सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और इससे हिंदुत्व की लहर पैदा होगी या हिंदुत्व का एक ऐसा मैसेज जाएगा जो कि भाजपा के पक्ष में जाता दिखाई देगा। उस चेहरों में, उस उद्घाटन के चेहरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निश्चित तौर पर होंगे और ऐसे में विपक्ष को उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा के रणनीतिकारों का दावा है कि ये दोनों आयोजन यानी G20 और राम मंदिर का उद्घाटन भाजपा को लोकसभा में कई सीटें, कई तो कहते हैं कि 300 से भी ज्यादा सीटों को जितवाने में कामयाब होंगे। और भाजपा और एनडीए को यह भरोसा है कि जब चुनाव होंगे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले विपक्ष का नेता कौन, इस सवाल का जवाब ना होना भी भाजपा के ही और एनडीए के ही पक्ष में जाएगा। पिछली कई सारी योजनाओं का भी वो जिक्र करते हैं, जैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलना और केंद्र सरकार की अनेक योजनाएं जैसे कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और ढेर सारी ऐसी योजनाएं जिसके कारण एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ जो कि भाजपा और एनडीए का एक नया वोट बैंक है। और ये तमाम बातें एनडीए के पक्ष में जाती दिखाई देती हैं और इसीलिए इसके साथ साथ भाजपा को यह भी लगता है कि इंडिया जो गठबंधन है वो 2024 तक इसी रूप में जो आज दिखाई दे रहा है एक बना रहे, इस पर संदेह है। कई लोगों का यह भी कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनावों के आने तक जब सीटों के बंटवारे की बात होगी टूट जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी इंडिया गठबंधन को लेकर
वो जो उनके पॉइंट हैं, वो जो उनके तथ्य हैं, या वो मुद्दे जिस पर वो खुद पर विश्वास करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उन्हें अपने सामाजिक समीकरणों और मुद्दों पर भरोसा है। 70 के दशक से लगभग सभी विपक्षी गठबंधनों में सक्रिय रहे पूर्व सांसद केसी त्यागी दावा करते हैं कि करीब 450 सीटों पर भाजपा या एनडीए उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन का एक ही उम्मीदवार होगा, और इसका सीधा नुकसान भाजपा और सहयोगी दलों को होगा, क्योंकि जमीन पर आज भी विपक्षी दलों का मिला जुला वोट भाजपा और उनके सहयोगियों से ज्यादा है। केसी त्यागी ये भी कहते हैं कि बात सिर्फ आंकड़ों या अंक गणित की नहीं है। इंडिया गठबंधन के बनने से विपक्षी दलों का जलाधार और उसका रसायन भी मजबूत हुआ है, वो केमिस्ट्री भी मजबूत हुई है। अंक गणित और ये केमिस्ट्री जितना उनके पक्ष में होंगे, हम जीत के उतने ही करीब होंगे। एनडीए को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज और जनता के लिए शुरू की गई ढेर सारी योजनाओं की सफलता पर विश्वास है, तो इंडिया गठबंधन का दावा है कि कमर तोड़ महंगाई, जबरदस्त बेरोजगारी, पटरी से उतरती अर्थव्यवस्था, किसानों की दुर्दशा, पुरानी पेंशन योजना, सीमाओं पर चीन का अतिक्रमण, कोरोना से निपटने में सरकार का कुप्रबंधन और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, अग्निवीर, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि सरकार के खिलाफ जाते हैं। इंडिया गठबंधन का दावा है कि दिसंबर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सफलता मिल सकती है, और यही सफलता इंडिया गठबंधन को मजबूती तो देगी ही, उनका कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगी, उनके कार्यकर्ताओं को तो मजबूत करेगी। इसमें 2024 का भी एक संदेश होगा जो कि जीत का हौसला देगा और भाजपा और एनडीए गठबंधन के विश्वास को तगड़ी चुनौती देगा। जहां तक बात इंडिया गठबंधन में ढेर सारे डिफरेंसेस की, अंतर्विरोधों की और सीटों के बंटवारे में होने वाले विवादों की है, तो ये समस्या इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों में दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस के साथ दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और महाराष्ट्र में एनसीपी शिवसेना के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच है, तो एनडीए में बिहार में भाजपा को जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस के बीच सीट बंटवारे का मसला सुलझाना है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिंदे शिवसेना के साथ साथ अब अजीत पवार की एनसीपी का गुट आ गया, और उनमें सीटों का तालमेल कैसे सुलझेगा, यह भी एक सवाल है। लेकिन एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे शीर्ष नेता हैं जिससे पूरे एनडीए में एक मैसेज जाता है, और जब वो सत्ता का केंद्र होते हैं तो उनकी जो लोकप्रियता है वो एनडीए को भी ताकत देती है, और इसलिए माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत खींचतान के बाद अमित शाह और जेपी नड्डा सीट बंटवारे के किसी फॉर्मूले को एनडीए के बीच में बेहतर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज से बाहर जाकर एनडीए के सहयोगी दलों का चुनाव लड़ना या अकेले चुनाव लड़ना बहुत आसान नहीं होगा। इसके उलट इंडिया गठबंधन में ऐसे नेताओं का समूह है जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़ी ताकत हैं, और कांग्रेस उनके प्रभाव क्षेत्रों में बेहद कमजोर है। ऐसे में वो किसी एक नेता या एक दल पर जोर नहीं लगा सकते, और इसीलिए सीटों के बंटवारे में एनडीए के मुकाबले में ज्यादा खींचतान इंडिया में हो सकती है, क्योंकि वहां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से देखना है। दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों का जो सीट बंटवारे का मामला है वो लचता दिख रहा है, तो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यानी कि इंडिया गठबंधन की इन सीट बंटवारे की ही होगी। अगर इसे इंडिया गठबंधन ने सफलतापूर्वक पार कर लिया, जो केसी त्यागी दावा कर रहे हैं कि 450 सीटों पर अगर वो एक ही उम्मीदवार ले आए, तब तो लगता है कि लोकसभा चुनावों की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प होगी, और जनता के बीच में एक ऐसी सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी जिसमें जनता जिसे चुन ले अगले 5 सालों तक इस देश का भाग्य विधाता या फिर इस देश की सर्वोच्च सत्ता पर राज करने का उत्तराधिकारी वही होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।